हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 3 2023 822 डीएक्स, जो कि फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो में हम जितने भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। एक-एक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से इसमें बताएँगे। आपका एग्जाम भी पास में आ चुका है, तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना। जितना हो सके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। मान लेते हैं अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप इसमें अनसॉल्व का सॉल्व ही करिए। उसमें का जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें उतना फ्रेंड्स आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये खंड बा है, जैसे इसमें दिया गया है उसी टाइप से आपके पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, खंड आ बा ऐसे मतलब लिखा रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न, तो इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए, मतलब कि इसमें जितने भी खंड हैं आपको सभी को करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं। तो इन सभी 6 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और सभी क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 नंबर के हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जैसे √3 √2 या इस टाइप से दे दिया जाएगा कि 3√5 इसको सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे नोट कर लेना है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है ना? अब देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, या फिर आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। यहाँ पर सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या मानेंगे, √3 को यहाँ पर हम परिमेय मानेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया। जब इसको हम परिमेय संख्या मान ही लिए हैं, तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 इक्वल टू पी बाई क्यू हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ जहाँ पी तथा क्यू क्यू सहभाज्य संख्याएं हैं तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। तो √3 का वर्ग करेंगे इक्वल टू पी बाई क्यू का वर्ग। ये हो गया। एक एक स्टेप आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर। तो देखिए √3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में यहाँ पर क्यू स्क्वायर। कुछ इस टाइप से होगा। इसको इस साइड लेकर आते हैं। 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर रूट नहीं होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पी स्क्वायर है। इसको अगर बटे में लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है डायरेक्ट। लिखेंगे यहाँ पर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है तथा पी भी 3 से विभाज्य होगा, पी भी 3 से विभाज्य होगा। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए कुछ भी हम मान लेते हैं। यहाँ पर p इक्वल टू 3c,
ये समीकरण 1 है आपका। यहाँ पर देखिए p इक्वल टू 3c। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो p इक्वल टू 3c माने हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, यहाँ पर ये जो लिखे हैं ये भी ना समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये जो इतना लिखे हैं ये क्यों लिखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको कुछ भी इस तरह ना समझ में आए तो एग्जाम्पल ले लिया करिए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या हम ऐसी लेते हैं, यहाँ पर ये 3 है, तो कोई संख्या मान लेते हैं हम, यहाँ पर 9 है, ठीक है ना। तो 9 है, को 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। तो क्या 81 3 से विभाज्य होगा? हो जाएगा। और जब 81 3 से विभाज्य है तो मतलब ये क्या था? 9 का स्क्वायर था। तो जो 9 यहाँ पर है वो भी तो 3 से विभाज्य होगा। जब विभाजित करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ऐसे समझ लीजिए कि 3 से अगर हम 81 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 27 बार जाएगा। तो हमें तो नहीं पता है ना यहाँ पर कि कितनी बार ये जाएगा, तो वही यहाँ पर हम c मान लेते हैं। तो लिखेंगे c एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक है। ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर p इक्वल टू 3c, तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका हम वैल्यू रखेंगे। तो p इक्वल टू 3c है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए p है 3c, तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9c स्क्वायर ये हो जाएगा। 3 से ये विभाजित करेंगे तो यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए जो इसमें लिखे थे वही यहाँ पर भी आपको लिखना है। 3 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्यों भी 3 से विभाज्य हो, क्यों भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, होगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा है ऐसे, तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, बता सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ पर कि आप कह रहे थे यहाँ पर p स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है और यहाँ पर q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है। तो यहाँ तो आपने इसको कह दिया कि p और q दोनों 3 से विभाज्य है, लेकिन आपने यहाँ पर ये भी लिखा है कि जहाँ p तथा q क्या है? सहभाज्य संख्या है। मतलब कि कुल मिलाकर इसका HCF कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब नंबर में 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? इसमें तो 3 आ रहा है, तो इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होगा। तो उसी को आपको आगे लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु, परंतु p तथा q, p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ हमें, यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। आपको इतना ही इसमें लिखना है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हम कह रहे हैं सभाज्य संख्या है, इसका कॉमन पॉइंट 1 है, लेकिन वहाँ पर हमारा कॉमन पॉइंट कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर आपको जो हम स्टार्टिंग में लिखे थे कि √3 क्या है? परिमेय संख्या है। ये इसीलिए यहाँ पर आया था कि मतलब 3 कॉमन पॉइंट होगा किसका? p और q का। तो यहाँ पर आपको लिख देना विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर थोड़ा-सा अगर इम्प्रूव करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने लिखा हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इसमें
कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। हमें a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे जो दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ पर दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया 1/√3, ये हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस बी, सॉरी फ्रेंड्स, a और b का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a तथा b। इतना आपने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी। यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 और इसको 2 मान लेते हैं, या फिर इसको क्या करिए, समीकरण अभी मत मानिए। यहाँ पर ये जो a प्लस बी दिया गया है इक्वल टू 1 दिया गया है, यहाँ पर इसको मैं इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू, ये किसका मान है, tan 45 का मान है। अगर हम एंगल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर 45 आ जाएगा। ये हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर 1/√3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हम एंगल, ये कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी, ये किसका वैल्यू है, tan 30 का या tan 60 का, तो आप कहेंगे tan 30 का, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30। अगर एंगल से हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर 30, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम साइड में लिख रहे हैं, लेकिन आपको साइड में नहीं लिखना है, आपको नेक्स्ट पेज में लिख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 45 और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर 30। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 2a इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो 75/2, अगर इसको हम लिखना चाहें पॉइंट में, ये तो आएगा 37.5, ये आ गया। ठीक है, ये 37.5 आ गया है। इसमें किसी में भी आप वैल्यू को रखकर इसमें देख सकते हैं, a की वैल्यू आ गया है तो यहाँ पर b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a को हम 75 करेंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 45 है। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात है तो यहाँ पर हम लिखेंगे b इक्वल टू 45 माइनस a इक्वल टू यहाँ पर 45 माइनस a कितना है यहाँ पर 37.5, ये है। अब यहाँ पर देखिए 37.5 है तो 45 से इसको माइनस कर दीजिए, कितना यहाँ पर अगर हम देखें तो 37 है और यहाँ पर 45 8, मतलब कि 7.5 आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितना आया है, a इक्वल टू 37.5 और यहाँ पर b इक्वल टू 7.5, ये हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सी नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक मिनट, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सब क्या है, ये जो दिया गया है, यहाँ पर दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, मतलब दो घन रखे हुए हैं और दोनों का आयतन कितना है, इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो घनाभ बन जाता है। तो उस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले के जो 2024 के सेट थे, अगर उसको आप सॉल्व किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखना है क्वेश्चन को आपको। यहाँ पर लिखेंगे दिया है घन का प्रत्येक घन का आयतन
प्रत्येक घन का आयतन कितना है, यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है घनाभ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन तुम नोट नहीं किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार। याद रखना फ्रेंड्स हमेशा, जैसे ये दिया है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये क्यों दिया गया है, इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना, तभी ये दिया गया है। तो इसका हम यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन जो दिया गया है उसी को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए क्यूब। ये कितना दिया गया है, 64, ये हो गया cm क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अगर हमें एक घन का यहाँ पर अगर भुजा को ज्ञात करना हो, साइड को ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 cm। तो यहाँ पर अगर आप साइड में फिगर बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा हम बना दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। कुछ इस टाइप से बना देना है। थोड़ा ये 1 मिनट। ये ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर दो घन थे, एक इतना था एक इतना, मतलब दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया है, तो ये घनाभ बन गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये इतना बड़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इतना था तो इसकी भुजा कितना है, 4। अब यहाँ पर ये इतना 4, ये भी 4, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 हो जाएगा। 4 यहाँ से यहाँ तक हुआ, 4 यहाँ से यहाँ तक, तो ये 8 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या ये चेंज हुआ है, मतलब इसकी ऊंचाई चेंज हुई है, नहीं हुई है। और क्या इसकी चौड़ाई चेंज हुई है, ये देखिए चौड़ाई उतना ही है। तो मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, मतलब कि लंबाई कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन ये सभी 4 सेंटीमीटर होंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यल कितना है 8, बी कितना है 4 प्लस बी एच कितना है, देखिए ये ब्रीथ है, ये क्या है, हाइट है, मतलब ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर 4 × 4 प्लस एच कितना है 4 इंटू यल कितना है यहाँ पर 8 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 16, एक मैथ चौक 32 ही हो जाएगा ना, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 32 को 2 बार ऐड करेंगे तो 64, 64 और ये 6 70 10 80 160, 160 cm स्क्वायर। एक बार और इसको ऐड कर लेते हैं, 32 32 6 38 10 48 2 50 30 80, सही है। तो 160 cm स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए डी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम नोट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, आपको याद होगा वर्ग अंतराल बारंबारता जब दिया होता है और आपसे माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम संचयी बारंबारता लिखते हैं, संचयी बारंबारता, ये हो गया। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे 7 12 7 19, ये हो गया। 18 18 36 37 हो जाएगा, 37 10 47 5 52, 52 10 62, 62 3 65, मतलब कि आप इसको ऐड करेंगे तो 65 आएगा, चेक कर सकते हैं ऐसे। देखिए 12 7 19, 19 दूना 38, 38 मतलब 37 10 47 5 52 10 62 3 65, मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू कितना आया है, 65। तो यहाँ पर देखिए n/2 अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम साइड में लिख लेते हैं,
यहाँ पर थोड़ा गैप नहीं है और यहाँ पर बताना भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम साइड में लिख ले रहे हैं, आपको नीचे ही लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है n इक्वल टू 65 दिया गया है, और यहाँ पर n/2 अगर हम देखें तो 32.5 आएगा, ये आएगा इतना। अब देखिए यहाँ पर 32.5, तो यहाँ पर ये 37 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, CF है, संचयी बारंबारता, ये CF हो जाएगा। जब इसको हम CF माने हैं तो इसके एक नीचे यहाँ पर आएंगे, ये आपका F हो जाएगा। जब यहाँ पर F है तो ये आपका L हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस H हो जाएगा, ठीक है। जो जो फार्मूले में यूज होगा उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए CF कितना है, 19, ठीक है। F कितना है, 18, और यहाँ पर L कितना है, 20, H कितना है यहाँ पर, 10 है, दोनों का डिफरेंस ये हो गया। तो चलिए अब फार्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका इक्वल टू यहाँ पर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए, जो जो वैल्यू है यहाँ पर L और n/2, 1 मिनट चेक कर लेते हैं क्या आया था, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर L 20 है और CF 19, लिखेंगे L 20 प्लस n/2, यहाँ पर 32 पॉइंट, यहाँ पर n/2 कितना है, 32.5 माइनस, अब यहाँ पर देखिए इसको हम नोट कर लिए हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 32 में से 19 जाएगा तो 19 10 29 और 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 13.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 में से 9 गया 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर 13.5 बटे में यहाँ पर 18 इंटू यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो इसको 10 से अगर हम गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा, तो 20 प्लस 135 बटे में 18, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 18 पंचानबे, 18 छक्का 100, 18 सत्ते 126, तो यहाँ पर ये 7 बार जाएगा, तो 20 प्लस 18 सत्ते 126, और यहाँ पर कितना बचेगा, 9, मतलब 0.090 हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो यहाँ पर 20 और 7 27.5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया ई नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये दिया गया है। कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड को यक्ष अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक बिंदु ये है और ये बिंदु, इस दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या होता है कि यक्ष अक्ष को कहीं ना कहीं ये मतलब निर्देशांक को विभाजित कर रहे हैं। तो जिस बिंदु पर ये विभाजित कर रहे हैं उस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। मान लेते हैं यहाँ पर 1, -5 है, ये हो गया, और यहाँ पर -4, 5, ये हो गया। ये जो यहाँ पर इसको मिला रहे हैं, ये एक्स अक्ष को मान लेते हैं ये यहाँ पर विभाजित कर रहा है, ठीक है, इस बिंदु पर ये विभाजित कर रहा है। तो जब ये एक्स अक्ष को इस बिंदु पर विभाजित कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स कामा 0, जिसमें विभाजित करेगा वो रहेगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। वाई अक्ष कहता है तो यहाँ पर वाई रहता है, एक्स 0 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इतना आपको ध्यान देना होता है, और बाकी का आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, मतलब कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो यहाँ पर अनुपात होगा ही। तो यहाँ पर m1 m2 हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर ये 0 दिया गया है तो इससे हमें अनुपात यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष का निर्देशांक, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये हो गया। यहाँ पर ये 0 दिया गया है, तो यहाँ पर जब ये y इक्वल टू, जब इसको ज्ञात करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1, फार्मूला लिख दे रहे हैं तो m1 प्लस m2 हो जाएगा, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर y क्या है, 0 पहले से ही दिया गया है, तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे m1, और यहाँ पर y2 कितना है, 5 है, प्लस m2 कितना है, यहाँ पर m2 यहाँ पर ये दिया गया है, y1 कितना है, -5, ये हो गया, ठीक है ना। ये 0 है, मतलब कि 5m1, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5m2
इक्वल टू 5m1। इससे ये कैंसिल, मतलब कि m1/m2 अगर हम देखें तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, 1/1, मतलब 1:1 आएगा। तो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1। कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखकर हमें ये समझ में आया है कि यहाँ पर ये मध्य बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता। तो इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। m1 m2 कितना आया है, 1 1 आया है। तो यहाँ पर ये सच तो अब हम ज्ञात ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका रेशियो ज्ञात हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू m1 x2, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए x इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 1 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर x2 कितना दिया गया है, -4, और यहाँ पर x1 कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे +1 बटे में यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, -3/2। तो यहाँ पर अगर हम निर्देशांक देखें तो यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष का निर्देशांक कितना है, x, 0 इक्वल टू यहाँ पर -3/2, 0, ये हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें देखिए कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पर ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और इसमें दिया गया है दो बिंदु जिसका केंद्र ये दिया गया है और बी का निर्देशांक ये दिया गया है। तो हमें ए को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त यहाँ पर हम ड्रा कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा। मान लेते हैं ये व्यास है, ठीक है ना। कहीं से भी व्यास जा सकता है, चाहे ऐसे, आपको केवल समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा। देख लेते हैं, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात की जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है। ये ए बी क्या है, वृत्त का व्यास हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है। यहाँ पर ये ओ है, ये 2, है। ये हो गया। अब इसके बाद बी का निर्देशांक दिया गया है, 1, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो ओ बी यहाँ पर दिया गया है, हमें ओ ए नहीं दिया गया है। तो हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं x, y होगा। इसका निर्देशांक क्या होगा, x, y। अच्छा हम फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपसे हम एक बात पूछें तो यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु क्या है, क्या आप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ओ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखिए ये कितना है, ये त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या है। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जब दूरी ये सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी है इसका मध्य बिंदु क्या है। अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहें तो मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच की दूरी सेम है। तो यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। इसका निर्देशांक 2, है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ए दिया, ए यहाँ पर x, y है, ठीक है, और यहाँ पर ओ का 2, है, और यहाँ पर बी का लिख लेते हैं 1, 4 है। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ये हो गया। अब जब मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको और इसको ऐड करते हैं, उसके बाद 2 से भाग कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर वही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 + x2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 + x2 कितना है, 1 है, बटे में 2। तो ये किसके बराबर आता है, मध्य बिंदु हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये पहले से ही दिया गया है, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए y + 4 बटे में यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर ये कितना दिया गया है, -3, ये है। अब देखिए यहाँ पर x + 1 इक्वल टू यहाँ पर 4, x इक्वल टू यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए y + 4 इसको पक्षांतर करेंगे तो -6, y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी माइनस, तो -10 हो जाएगा। x, y कितना आ चुका है, 3, -10। यही आपका फाइनल आंसर है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिखा होगा आपको। देखिए इसको यहाँ से हम सॉल्व किए हैं, यहाँ से
तो यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 4 इसको 75 किए हैं तो x इक्वल टू 3 आया है। और यहाँ पर y प्लस 4 माइनस 6 क्योंकि इसको इधर यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 75 करेंगे तो -6 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 4 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -6 -4 कितना हो जाएगा, -10। तो यहाँ पर 3 कामा -10 यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स अब आपके एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जितने भी 2024 के सेट हैं, उन सभी सेट को आपको सॉल्व करना है। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया गया है। जिसमें फ्रेंड्स स्टार लगे हैं, उनको नहीं सॉल्व करना था, इसलिए नहीं सॉल्व कराए हैं और बाकी के सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स हम सॉल्व किए हैं, एक-एक क्वेश्चन डिटेल से बताए हैं। अगर उसमें भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।